आज के सेशन में हम लोग अपना सैंपल पेपर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि हर सैंपल पेपर में सबसे पहले हम लोगों ने यही देखा है कि टाइम 3 आवर्स है, बट हमको 2.5 आवर्स में करना है। यानी कि हर एक सेक्शन में हमें कितना समय देना है? 30 मिनट। इससे ज़्यादा टाइम हमको किसी भी सेक्शन में नहीं देना। और आखिरी सेक्शन जो कि 8 नंबर का है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 15 ही मिनट देना है। यानी कि स्टार्टिंग के 4 सेक्शंस में हमें कितना समय देना है? 30-30 मिनट। और आखिरी वाले में कितना देना है? 15 मिनट। इससे ज्यादा टाइम हमें किसी भी सेक्शन में नहीं देना है। इस चीज को एकदम गांठ बांध दीजिए, उसी हिसाब से प्रैक्टिस करिए। टोटल आपके पास 35 क्वेश्चंस हैं, जिनको कुछ सेक्शंस में डिवाइड किया गया। 5 सेक्शन है, ABCDE। और ए सेक्शन में 18 MCQ एक एक नंबर के। सेक्शन बी में 7 क्वेश्चंस हैं, 2-2 नंबर के। सेक्शन सी में 5 क्वेश्चंस हैं, 3-3 मार्क्स के। सेक्शन डी जो है उसमें 3 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, 5-5 नंबर वाले, यानी कि 15 नंबर आपको वहां मिलने वाला है। सेक्शन ई में 2 केस स्टडी है, और हर एक केस स्टडी में बेटा 4-4 क्वेश्चंस है। राइट। तो ये हिसाब किताब है, ये पूरा कैटेगराइजेशन है। इसी हिसाब से आप जो है पूरा सैंपल पेपर जो है वो करने वाले हो। राइट। जो भी चॉइसेस आपके पास हैं वो सिर्फ और सिर्फ बेटा इंटरनल चॉइस है। कोई सेक्शन में या बाहर से कोई चॉइस आपको नहीं मिलेगा, इंटरनली मिलेगा। राइट। तो ये सब बेसिक चीजें हैं, ये जरूर पढ़ लेना, उसके बाद आप पेपर को स्टार्ट कर सकते हो। तो फिलहाल सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB बिटवीन पॉइंट A एंड B इन दिस फिगर इज। मैंने आप लोगों को एक किरचॉफ्स लॉ बताया था। किरचॉफ्स लॉ में भी 2 रूल थे, KCL और हाँ, जो KVL था उसमें मैंने ये चीज आपको सिखा रखी है कि किसी भी सर्किट के 2 पॉइंट के बीच में अगर कभी भी आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो यू कैन अप्लाई KVL। राइट। तो उसके लिए तरीका यही है, अगर करंट इधर से जा रहा है बेटा तो सबसे पहला काम है प्लस माइनस बनाना। तो भाई ये प्लस हो गया और ये माइनस, इसमें ऑलरेडी बना है। ना बना होता तो भी इसको प्लस इसको माइनस बोलते, यहां भी प्लस और इसको माइनस बोलते। और अब सिर्फ इसको सिंपल लिखना है, एक तरफ से चलना शुरू करो। ए से स्टार्ट करेंगे, ए का पोटेंशियल हमेशा VA। माइनस की तरफ पहुंचे इसलिए साइन माइनस का होगा, माइनस का IR। IR देखो कितना आएगा? 4। माइनस का 3, माइनस का 2 इंटू 1 यानी माइनस का 2 इज इक्वल टू VB। तो VA माइनस VB जो कि पोटेंशियल डिफरेंस है, चेक करिए क्या वो 9 वोल्ट आ जाएगा? साफ साफ दिख रहा है, VA माइनस VB इज इक्वल टू 4 + 3 + 2 दैट इज इक्वल टू 9 वोल्ट। तो ये हमारा सबसे पहला आंसर हो गया। आंसर इज डी पार्ट, दैट इज 9 वोल्ट। अगला, अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द पेपर एग्जिस्ट इन स्पेस। यानी कि जैसा प्लेन ऑफ पेपर है आपके सामने ऐसे रखा हुआ है, इसी के पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इधर लेफ्ट है, इधर राइट है, इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड है जैसा आपको दिख रहा है। व्हेन अ बार मैग्नेट when a bar of soft iron is placed in the field parallelly, the lines of the force passing through it will appear as। कह रहे हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहीं पर इस तरीके की थी और वहां पर हम लोग एक आयरन, सॉफ्ट आयरन रख दें, तो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा होगा? देखो, आयरन जो होता है बेटा वो फेरोमैग्नेटिक टाइप का सब्सटेंस होता है। 3 तरह के सब्सटेंसेस होते हैं ना, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का नेचर ये है कि अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। राइट। तो ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से पास होने की कोशिश करेंगी, विच इज शोन इन द ऑप्शन सी। यानी कि यहां पे सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। देखो, ये और ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब कह रहा है लेफ्ट से राइट है तो इसका तो ये दो तो हो ही नहीं सकता कि राइट से लेफ्ट हो जाए मैग्नेटिक फील्ड। तो यही 2 ऑप्शन है। पहले में है कि सिंपल कोई फर्क नहीं पड़ा, बस इससे पार करके चला गया, और इसमें दिखा रहे हैं कि वो थोड़ा उसके अंदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आ गई। देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पास होना मतलब क्या शो करता है? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। और ये किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का ये एग्जाम्पल है। राइट। उसकी अपनी प्रॉपर्टी है कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अपने अंदर क्रिएट कर लेता है। क्लियर? इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पर पास पास हो गई, तो इसका भी आंसर हमारा सी है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 मेगाहर्ट्ज passes from vacuum into dielectric medium with permittivity 4। ठीक है। देन क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या हो रहा है?
आपसे कह रहे हैं कि कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट मान लो, एंड दैट पासेस फ्रॉम वैक्यूम टू एनी मीडियम हुज डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 4, जिसका परमिटिविटी 4 के बराबर है, उस मीडियम में ट्रांसफर हुआ। देन वेवलेंथ डबल्ड, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड, वेवलेंथ हाफ, फ्रीक्वेंसी बिकम हाफ, वेवलेंथ हाफ, फ्रीक्वेंसी सेम, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी बोथ रिमेन्स अनचेंज्ड। एक चीज मुझे बताओ फ्रीक्वेंसी के बारे में, क्या फ्रीक्वेंसी सोर्स की प्रॉपर्टी है? कई बार बताया है। और चाहे रिफ्लेक्शन हो, रिफ्रैक्शन हो, इंटरफेरेंस हो, डिफ्रैक्शन हो, पोलराइजेशन हो, कोई सा भी प्रोसेस हो जो आपके सिलेबस में है, किसी भी प्रोसेस में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। जेई के सिलेबस में सिर्फ एक प्रोसेस है जिसका नाम है डॉपलर्स इफेक्ट, सिर्फ और सिर्फ उसी में फ्रीक्वेंसी के चेंज होने की बात करते हैं, वो भी अपेरेंट चेंज होता है। बात समझ में आई? डॉपलर्स इफेक्ट। बाकी आपके सिलेबस में, बोर्ड के सिलेबस में ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसमें फ्रीक्वेंसी कभी चेंज होगी, राइट? तो इसका मतलब बी वाला ऑप्शन तो पूरी तरीके से गलत है। बोलो, इसमें कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी हाफ, इधर देखो फ्रीक्वेंसी अनचेंज, फ्रीक्वेंसी अनचेंज, बोथ अनचेंज, इन तीन में से ही कोई एक ऑप्शन होगा। बोलो, अब आगे की बात करते हैं। अगर वैक्यूम से डाइइलेक्ट्रिक मीडियम में आया, राइट, मीडियम चेंज हुआ है, तो क्या लाइट की स्पीड चेंज होगी? 100%। सो बोथ रिमेन सेम वाला भी कभी सही नहीं हो सकता। अगर स्पीड चेंज होगी तो बोलो वेवलेंथ भी चेंज होगा, क्योंकि v बराबर क्या होता है? एफ लेमडा। बोलो यार, ये तो कांस्टेंट रहा, इसका मतलब वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। वेलोसिटी बढ़ेगी तो वेवलेंथ भी बढ़ेगा। अब आप मुझे बताओ, अगर लाइट वैक्यूम से किसी भी मीडियम में जाएगी तो स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी या घटेगी? सबसे ज्यादा लाइट की स्पीड कहां होती है? वैक्यूम में। तो वैक्यूम से कहीं भी जाएगी तो स्पीड उसकी घटनी तय है। अगर स्पीड घटेगा भाई साहब, तो क्या वेवलेंथ भी घटेगा? अब आप चेक करो, वेवलेंथ इज डबल्ड, यानी कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? सी ऑप्शन। क्या ये बात समझ में आई? तो इस तरह से आप इसमें सोच सकते हो और इसका आंसर सीधे, ये हमने कौन सा मेथड लगाया? इलिमिनेशन मेथड। जो हमको लगा कि 100% गलत है तो उसको हम काटते चले गए, फिर अपने आप फाइनली जो बचा वही आंसर था। सो सी इज द करेक्ट आंसर। वैसे मैंने आपको इसको न्यूमेरिकली भी इस कॉन्सेप्ट को पढ़ाया है, इस चीज का एक हमने आपको डेरिवेशन भी कराया है कि अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू देखा जाए तो दैट इज 9 इंटू 10 की पावर 9, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई देखा जाए तो दैट इज 10 टू द पावर -7। अगर इन दोनों को डिवाइड करें तो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, दैट विल बिकम 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, दैट इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 डिवाइडेड बाई 10 की पावर -7। वो -7 भी जब ऊपर जाएगा तो 9 और 7 मिलके क्या होगा? यही क्या स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर है। यानी कि अगर यहां से ध्यान से देखा जाए तो c की वैल्यू हम लोगों ने पढ़ रखी है, डिराइव कर रखी है 1 अपॉन अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, सही है। और उसमें ये भी है वैक्यूम में। और अगर हम लोग किसी मीडियम की बात करें तो उस मीडियम में लाइट की स्पीड कुछ अलग होगी, तो उस मीडियम का परमिटिविटी और परमेबिलिटी बेटा लेना पड़ेगा। किसी भी मीडियम का जो परमिटिविटी होता है, क्या वो k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट होता है? पढ़ चुके हो ये बात आप। और म्यू को भी आप पढ़ चुके हो, दैट इज म्यू आर इंटू म्यू नॉट, सही है। ये जो म्यू नॉट है और एप्सिलॉन नॉट है, ये तो c हो गया, तो ये फॉर्मूला ओवरऑल क्या बन गया? c अपॉन अंडर रूट k म्यू आर, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। ये फॉर्मूला याद आ रहा है क्या? और एक चीज सोचो, सेम चीज को आपको ऐसे भी बताया गया कि भैया किसी भी मीडियम में अगर लाइट की स्पीड देखनी है तो वो c/n होता है, जहां पे n क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या मिला हमें? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू अंडर रूट k म्यू आर। बोलो यार, कुछ बात समझ में आ रही है? ठीक। और पीछे वाले क्वेश्चन में अब आओ, हमसे कह रहे हैं विद परमिटिविटी 4, परमिटिविटी की वैल्यू हमको पता है
ये बेसिकली रिलेटिव परमिटिविटी है, यहां पे हम 4 रखेंगे। यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा। सही है। किसी भी मीडियम में अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया तो उस मीडियम में लाइट की स्पीड कम हो गई, यानी कि वो मीडियम ज्यादा डेंसर हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बढ़ेगा तो मीडियम ज्यादा डेंसर होगा, और जितना ज्यादा डेंसर होगा उसमें लाइट की स्पीड कम होगी, तो आप सीधे सीधे बोल सकते हो वेवलेंथ भी कम हो जाएगा। लेकिन हमें लगता है काहे को हमें इतने फॉर्मूले में जाना है। अगर हम वहां पे सिर्फ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेंगे तो हमें खुद समझ में आ जाएगा कि भैया वैक्यूम से कहीं गया है, लाइट वैक्यूम से कहीं भी जाएगी तो स्पीड उसकी कम ही होनी है, बढ़नी नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा स्पीड कहां पर है? वैक्यूम में। इसलिए क्लियर था कि स्पीड कम हो रही है, इसलिए वेवलेंथ भी कम ही होगा। क्लियर। ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, करंट I1 एंड I2 थ्रू रजिस्टर R1 एंड R2। ये रहा R1, इसमें करंट है I1, और ये R2 है, इसमें करंट रहा होगा I2। ठीक है। और रजिस्टर्स की वैल्यू हमें पता है, यानी कि ये है 10 ओम और ये वाला रजिस्टर है 30 ओम। इन द सर्किट डायग्राम एज E1 की वैल्यू है 3 वोल्ट, E2 और ये हो गया 3 वोल्ट, ये भी 3 वोल्ट, और ये वाला हो गया 2 वोल्ट। आपको करंट बताना है बेटा, I1 और I2 करंट बताना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तो एक काम करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा मेरे हिसाब से सही कर लेते हैं। वो ये है कि यहां से मान लो आई करंट निकल रहा है इधर से, और वो आई करंट ऐसे होते हुए जब यहां पहुंचेगा इस जगह पर तो करंट डिवाइड होगा, इधर की तरफ कुछ जाएगा और कुछ इसमें करंट जाएगा। लेकिन इन लोगों ने यहां पर कुछ दे रखा है। क्या दे रखा है? कह रहे हैं कि ये जो करंट इधर से आ रहा है, दिस करंट इज I1। इसका मतलब यहां से जो निकल रहा होगा वो करंट कितना होगा भाई? एक चीज मुझे लग रहा है कि शायद डायग्राम में कुछ गड़बड़ है भाई। ऐसे आएगा तो ऐसे जाना चाहिए ना, इधर से करंट आएगा तो इधर से वापस जाना चाहिए, ये कुछ गड़बड़ है। इधर से हम लोग I1 करंट निकालते हैं, ठीक है, तो ये I1 करंट इधर से वापस जा रहा होगा, तो आपको इस I1 की वैल्यू बतानी है। और एक करंट आप इधर दिखा दो I2, ठीक है। क्वेश्चन में बोलो हमको R1 और R2 का करंट निकालना है, बहुत क्लियर नहीं दिया है। हालांकि ये कुछ ना देते तो अपने लिए ज्यादा अच्छा रहता कि हम अपने हिसाब से मान लेते, बट क्योंकि इनका जो एरो इन्होंने दिखाया वो एरो कुछ टेढ़ा है, इसलिए कंफ्यूजन रहा। फिलहाल I1 करंट यहां से आ रहा है, जब इस जगह पे पहुंचेगा तो बोलो करंट डिवाइड होगा, इधर की तरफ जा रहा है I2, तो इधर कितना जाएगा? I1 माइनस, भाई पूरे में से I2 घटा के इधर जाएगा, और इस जगह पर इधर से I1 माइनस I2 आ रहा है, इधर से घूम के I2 आ रहा है, बोलो फिर से यहां पे जुड़ के कौन सा करंट जाएगा? I1। अब आपको सिंपल I1 और I2 की वैल्यू बतानी है। क्लियर है? तो ये वैल्यू हम लोग किस मेथड से बेटा निकाल सकते हैं? किरचॉफ। तो इसको प्लस मानो, इसको माइनस मानो, अगेन दिस इज प्लस माइनस, दिस इज प्लस माइनस। करंट अगर ऐसे जा रहा है तो ये प्लस ये माइनस, इधर ऐसे जा रहा है तो ये प्लस ये माइनस। ठीक। पहले वाले लूप में आप बताइए इसमें लगा करके, अगर इस वाले लूप में एक तरफ से इधर से चलना शुरू करो, माइनस मिलेगा, तो माइनस का I2 R2 वैल्यू रख देते हैं, R2 की जगह सीधे सीधे 30। ठीक। इधर से आएंगे प्लस का 3, दैट इज इक्वल टू 0। सही है। तो I2 की वैल्यू तो हमें तो 10 दिख रही है। चलिए और आगे खैर बढ़ते हैं। एक लूप हम लोग ये वाला पूरा मान लेते हैं, ये वाले लूप में चेक करिए, 3 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 10I1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 3 3 कैंसिल हो जाएगा,
और I1 की जो वैल्यू हमको मिल रही है वो माइनस का 0.2 दिख रहा है, 0. हाँ, अच्छा सही है। ये I2 यहां से आएगा -3, हाँ तो ये सही है, इट इज 0.1। तो ये हुआ 0.1 एम्पियर और वो हुआ 0.2 एम्पियर। तो ये वाला आंसर हम लोग के हिसाब से होना चाहिए। फिलहाल ये माइनस आ रहा है, माइनस का मतलब जो डायरेक्शन I1 का है वो डायरेक्शन सही, और शायद इसीलिए क्वेश्चन में उल्टा बना था। बोलो यार, देखो यहां पर ये तो हमने बनाया है, क्वेश्चन में कैसा था, नीचे की तरफ। तो क्वेश्चन में उन्होंने सही दिया था, हालांकि हम लोगों ने जो किया उसमें भी कोई गड़बड़ नहीं है। ये चीज हम जब समझा रहे थे आपको केसीएल केवीएल तभी मैंने कहा था, क्योंकि क्वेश्चन में अगर एरो दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो हम अपने हिसाब से मानेंगे, राइट। और जो भी सॉल्व करके हम आंसर निकालेंगे, आंसर खुद बता देगा कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो हम लोगों ने I2 का डायरेक्शन सही माना है, बट I1 का डायरेक्शन हम लोगों ने उल्टा मान लिया था। तो फिलहाल आंसर निगेटिव आया, तो उस हिसाब से अपना जो है ए ऑप्शन सही है, राइट। तो अल्टीमेटली केवीएल लगाना था। अगला क्वेश्चन देखो, प्योर सिलिकॉन एट 300 केल्विन हैज इक्वल इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन ऑफ 1.5 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर क्यूब। ये हमको दिया है इंट्रिंसिक चार्ज डेंसिटी, दैट इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर 16। देखो जब कह रहे हैं प्योर सिलिकॉन यानी इंट्रिंसिक, प्योर मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और जब वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है तो उस समय जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने होल्स, तो Ne और NH दोनों बराबर होते हैं, तो ये उसी को Ni बोल दिया जाता है, यानी इंट्रिंसिक चार्ज डेंसिटी। उसके बाद कह रहे हैं डोपिंग ऑफ इंडियम इंक्रीजेज NH टू दिस, यानी कि NH की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, दैट इज 4.5 इंटू 10 टू द पावर 22 पर मीटर क्यूब, द Ne इन द डोप्ड सेमीकंडक्टर। तो देखो सीधी बात है, यहां पर एक फॉर्मूला है जो हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड यूज करते हैं, दैट इज Ne इंटू NH इज इक्वल टू Ni स्क्वायर। क्लियर है, ठीक। रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन और रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन दोनों आपस में इक्वल होता है, वहां से ये फॉर्मूला आता है। फिलहाल इसके बहुत डेप्थ में तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ एक ही फॉर्मूला सेमीकंडक्टर में मैंने याद करने को बोला है, और वो फॉर्मूला ये है, ओनली वन फॉर्मूला, राइट। इस फॉर्मूले पे डायरेक्ट इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे, और कोई न्यूमेरिकल इस पे बनेगा तो अभी फिलहाल हम लोग उस हिसाब किताब में है कि उस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देंगे, राइट। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको कहा है ऑप्शन में आते हैं, लेकिन ये वाला क्वेश्चन जो एकदम सिंपल है, देखो यहाँ पे Ni पता है, NH भी पता है, सिर्फ क्या नहीं पता है Ne, राइट। वो हम निकाल लेंगे, इसको यहाँ रखेंगे, सॉल्व करेंगे, Ne की वैल्यू आ जाएगी, और वो सॉल्व होकर के देखो Ne NH बराबर Ni स्क्वायर रखो, सॉल्व करो, Ne की वैल्यू आई 5 इंटू 10 की पावर 9, यानी कि अपना ये जो बी वाला ऑप्शन है दैट ऑप्शन इज करेक्ट। कर लेंगे। ये वाला जो डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला पर है, वो नहीं छोड़ना है, क्लियर। इसके अलावा अगर कुछ आएगा तो फिर सोचेंगे क्या करना है, या ऑप्शनल जो क्वेश्चन होगा वो करेंगे, राइट। फिलहाल अगला क्वेश्चन देखो, कह रहे हैं द प्लॉट रिप्रेजेंट्स द फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ वायर एट 3 डिफरेंट टाइम्स। करंट की वैल्यू 3 अलग अलग समय पर देख रहे हैं, द रेशियो ऑफ द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर एट डिफरेंट टाइम्स इज। आपसे चार्ज के बारे में पूछ रहे हैं, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है तीनों केस में। पहली बार करंट था बेटा 1 एम्पियर, और वो करंट फ्लो हुआ 2 सेकंड के लिए, दिख रहा है। दूसरी बार करंट है 2 एम्पियर, फ्लो हुआ 1 सेकंड के लिए। तीसरी बार जो करंट है वो 2 एम्पियर से घटते घटते 0 हो रहा है, वो भी 2 सेकंड के अंदर में, दिख रहा है सबको, ठीक। हमसे कहा गया तीनों केसेस में चार्ज के बारे में बताइए, बताओ कैसे निकालोगे। करंट दिया है, चार्ज पूछ रहा है, कैसे मिलेगा। अब यहां पे क्या करें हम, हाँ, I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है। अगर dq की बात करनी है, चार्ज की बात करनी है, तो क्या उसको I dt लिख सकते हैं। दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो dq का इंटीग्रेशन बोलो q हो जाएगा,
दैट मीन्स चार्ज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। सही है। वैसे भी किसी भी ग्राफ से सिर्फ और सिर्फ दो चीजों की बात की जा सकती है, पहला ग्राफ का स्लोप, दूसरा ग्राफ का एरिया, तीसरा कुछ नहीं होता ग्राफ में, राइट। तो यहां पर या तो स्लोप की बात होगी या तो एरिया की बात होगी। अगर स्लोप की बात करोगे तो स्लोप का मतलब होगा इन दिस ग्राफ डी आई बाई डी टी। स्लोप का मतलब क्या होगा, डी आई बाई डी टी। उससे हमें वो तो निकालना नहीं है, हमें तो डी क्यू बाई डी टी करना था। सही है ना। इसका मतलब एरिया की बात है। और इंटीग्रेशन का वैसे भी मतलब क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व। दैट मींस अगर करंट और टाइम का ग्राफ दिया हो इस तरीके का और आपको चार्ज निकालना हो तो यू विल फाइंड आउट एरिया अंडर ग्राफ। ग्राफ के नीचे का एरिया अगर आप चेक करो, ये वाला एरिया चेक करो, क्या 2 यूनिट के बराबर है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये 1 है और ये 2 है। ये वाला चेक करो, 1 2 अगेन 2। ये वाला चेक करो, 1/2 बेस कितना है 2, हाइट 2, ये कटेगा। क्या तीनों एरियाज बराबर है, यानी तीनों चार्ज की वैल्यू सेम है, यानी कि करेक्ट ऑप्शन इज सी। कुछ समझ में आई बात। करंट और टाइम का ग्राफ दिया होगा तो क्या निकालेंगे, एरिया अंडर द ग्राफ। किसके लिए, चार्ज के लिए, राइट। सेम तरह का ग्राफ तुम्हें दिया जा सकता है और तुमसे इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछा जा सकता है इंडक्टर के केस में। याद करो, E बराबर माइनस का L डी आई बाई, तब आप उस ग्राफ का क्या निकालते, स्लोप निकालते। स्लोप निकाल के डी आई बाई डी टी मिलता और उसमें L का मल्टीप्लाई कर देते, तब हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ मिल जाता, E बराबर माइनस L डी आई बाई डी टी। क्लियर है। फिलहाल यहां पे हमें चार्ज निकालना था और ये सिंपल क्वेश्चन है, 1:1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है, टू टोरॉइड्स 1 and 2 हैव टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 200 and 100, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स पहले में है 200, दूसरे टोरॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स है 100, विद एवरेज रेडियस। पहले का रेडियस है 40 सेंटीमीटर और दूसरे का रेडियस है 20 सेंटीमीटर। इफ दे कैरी सेम करंट, करंट दोनों का सेम है, I1 इज इक्वल टू I2, रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द टू लूप्स इज। टोरॉइड याद है, टोरॉइड क्या होता है, किसी भी सोलेनॉइड को लो और उसी सोलेनॉइड को ऐसे घुमा दो तो सर्कुलर जो सोलेनॉइड होता है उसी को क्या बोलते हैं, टोरॉइड। किसी भी टोरॉइड का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है बताओ, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, μ0 Ni। सेम वैल्यू टोरॉइड के अंदर होती है, किसी भी टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड μ0 Ni के बराबर होता है। और इसमें जरा सोचो, μ0 ये जो n है, क्या ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, सो दैट इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, और वो टोटल लेंथ कितना होगा, अगर हाँ सरकमफेरेंस के बराबर यानी कि 2πr के बराबर, तो बेटा ये वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड की। और अगर आपको रेशियो चाहिए B1 अपॉन B2 का, तो जरा सोचो, μ0 और 2π कांस्टेंट है, करंट दोनों का सेम है, तो क्या ये रेशियो N1/R1 और इधर बनेगा N2/R2, क्या ये ऐसा बनेगा। अब आप वैल्यूज रख दो उठा के भैया, N1 यानी कि 200 बटे N2 यानी कि 100, R2 यानी कि 20 और R1 यानी कि 40। ये कटेगा 2 आएगा, ये कटेगा 2 आएगा, तो ये तो मेरे को 1:1 दिख रहा है। ये सॉल्व होकर के क्या दिख रहा है, 1:1। सो आंसर इज ए ऑप्शन। कुछ समझ में आई बात। अगला देखो, अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच ऑप्शन, क्या आंसर पहले दिया है, अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच ऑप्शन इज करेक्ट व्हेन 220 वोल्ट
AC is applied to a capacitor. 220 वोल्ट का ऑल्टरनेटिंग करंट अगर किसी कैपेसिटर में आप अप्लाई करोगे तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? द फेज ऑफ वोल्टेज एंड करंट इज सेम। देखो, अगर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है तो क्या दोनों का फेज सेम होता है? फेज सेम किस में होता है? प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में। और ये तो कैपेसिटिव है, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। बोलो, तो पहला ऑप्शन तो भैया गलत है। बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर मैक्सिमम वोल्टेज इज 220 वोल्ट। कह रहे हैं कि मैक्सिमम वोल्टेज 220 वोल्ट होगा। क्या ये सही है? नहीं। ये जो वैल्यू होती है 220 वोल्ट, ये कौन सा है? आरएमएस है। तो मैक्सिमम कितना होगा? 220 अंडर रूट 2, यानी कि ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत है। एवरेज पावर डिलीवर्ड टू द कैपेसिटर पर साइकिल इज 0। एवरेज पावर का फॉर्मूला बताइए ऑल्टरनेटिंग करंट में। यस, बी पावर एवरेज का फॉर्मूला था, याद करो, ERMS IRMS cos फाई। cos फाई को ही बोलो पावर फैक्टर बोलते हैं। और अगर ये प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है तो क्या फाई 90 डिग्री होगा? फेज डिफरेंस 90, cos 90 कितना होता है? 0। तो क्या पावर 0 हो जाएगा? यानी कि ये ऑप्शन हमको सही लग गया। तो सी इज आवर आंसर। डी में जाने की जरूरत हमें नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आया? अगला देखो क्या है भाई। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 25 गीगाहर्ट्ज इज प्रोपगेटिंग इन वैक्यूम अलोंग z डायरेक्शन। वेव जो है वो z डायरेक्शन में जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड देखो गिवन है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस एंड टाइम। मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाई 5 × 10⁻⁸ टेस्ला J कैप। यानी मैग्नेटिक फील्ड y डायरेक्शन में है, वेव z डायरेक्शन में जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियस है x में रही होगी। बोलो, तो x वाले ही खैर सारे ही ऑप्शन है, I कैप I कैप I कैप I कैप, ऑल ऑप्शंस आर इन x डायरेक्शन। तो ऐसे तो हम नहीं काट पाएंगे कि हम उसको काट दें। ठीक, अब आगे की बात करते हैं करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का पहले तो मैग्नीट्यूड अगर आप सोचो तो कॉन्सेप्ट हमारे पास था ना E0/B0 बराबर C। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड आएगा दैट इज 3 × 10⁸ मल्टीप्लाइड बाई B0। और B0 क्या है? 5 × 10⁻⁻8। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15। यानी कि ऑप्शन विल बी आइदर C और D। कुछ समझ आ रहा है? C या D में से ही कोई एक ऑप्शन हमारा होना चाहिए। अब आप दिमाग लगाओ, इनमें से कौन सा होना चाहिए? विच वन शुड बी करेक्ट? C वाला। स्पीड जो है स्पीड है Z में K कैप और मैग्नेटिक फील्ड है J कैप, है ना। B क्रॉस C अगर हम लोग करेंगे यानी J क्रॉस K हम लोग करेंगे तो क्या आएगा? I कैप। तो हमारा आंसर I कैप वाला होना चाहिए, यानी अवर आंसर शुड बी D पार्ट। हाँ, अरे यार ये मिसप्रिंट है। यहां पे मुद्दा आई कैप का नहीं है, वो तो सब में हमने पहले ही बोल दिया ना, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, वो तो है ही है। यहां पे मुद्दा है कि माइनस आई कैप है या केवल आई कैप है। तो केवल आई कैप है, क्योंकि फॉर्मूला देखो क्या है बेटा। फॉर्मूला है E बराबर C टाइम्स B0। यानी कि वेक्टर फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो E0 वेक्टर इज इक्वल टू B0 वेक्टर क्रॉस C वेक्टर, राइट। ये वाला किधर की तरफ है? J कैप। ये किधर की तरफ है? K कैप। तो J क्रॉस K अगर आप करोगे तो वो I कैप आएगा। इसलिए हमने आंसर कौन सा रखा? I कैप रखा। तो D ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। 10th क्वेश्चन में आइए। Which of the following statement is correct for equipotential surface for uniform electric field? कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके लिए कौन सा सही है भैया? चेक करो।
टू इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट करता है इक्विपोटेंशियल? नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये तो सही लग रहा है। वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज नेगेटिव, गलत है। क्यों? जीरो होता है क्योंकि पोटेंशियल सेम है। इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज स्फेरिकल इन शेप, ये भी गलत है। प्लेनर भी हो सकता है भैया। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इज लाइक दिस, प्लेनर सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस, ये सब इक्विपोटेंशियल सरफेस है, राइट? तो इसका आंसर हो गया हमारा बी वाला ऑप्शन। सो बी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द रे कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी? ये हमारे पास एक लेंस है और ये लेंस ऐसा है कि इसके ऊपर वाले पार्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 और नीचे वाले पार्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। हमसे कह रहे टू इमेजेस आर फॉर्म्ड एट टू डिफरेंट पॉइंट्स, दो अलग अलग इमेज फॉर्म होंगी। बताइए, लाइट रे ऐसी आ रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर रे कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी? इन्फिनिटी से रे आ रही है, दैट मे बी लाइक दिस, ठीक, एंड दैट मे बी लाइक दिस ऑल्सो। इन्फिनिटी से रे दो तरीके से आ सकती है, ठीक है। अब आपको बताना है क्या होगा, एक इमेज बनेगी या दो इमेज बनेंगी? एक ही बनेगी, क्यों? हाँ, यस, हाँ, बताओ बताओ। देखो, यहां पे जनरली बच्चे ऐसा बनाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि एक जगह जाके मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा ना। इन्फिनिटी से आ रही है तो ऐसे दो रेज आएंगी और दो रेज ऐसे भी आ सकती हैं। ये अपनी कहीं इमेज बनाएगी, ये अपनी कहीं इमेज बनाएगी। सो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट टू डिफरेंट पॉइंट्स। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है। अब सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या लेना देना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लेना देना है 1/f इज इक्वल टू n-1, 1/r1 माइनस 1/r2 होता है। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिपेंडेंट ऑन फोकल लेंथ, इज डिपेंडेंट ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट? और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है तो बोलो दोनों पार्ट का फोकल लेंथ अलग अलग है। फोकल लेंथ अगर अलग अलग है तो कन्वर्जिंग पावर अलग अलग है। पैरेलल लाइट रे आ रही है, कन्वर्ज करेगा तो कोई पास में कर देगा, कोई दूर में कर देगा। दैट मींस टू सेपरेट इमेजेस विल बी फॉर्म्ड इन दिस केस। तो हमको तो पहला ही वाला ऑप्शन जो है वो सही लग रहा है। फिलहाल कंटिन्यूअस इमेजेस फॉर्म्ड बिटवीन फोकल पॉइंट्स ऑफ द अपर एंड लोअर लेंस। कह रहे हैं कि दोनों के जो फोकस होंगे, जैसे मान लो इसका अपना जो सेकंड पार्ट का फोकस होगा, जैसे इस वाले पार्ट का कहीं पे फोकस होगा, इस वाले पार्ट का मान लो कहीं पे फोकस होगा, कह रहे हैं इन दोनों फोकस के बीच में इमेज बनेगा। अब वो फोकस अगर इधर और इधर है तो कह रहे हैं यहां इन दोनों के बीच में इमेज बनेगा। तो ऐसा तो नहीं होगा भाई। इमेज अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है तो उसकी एक पॉइंट इमेज फॉर्म होगी। ऐसी इमेज तो अभी तक आपने पढ़ी नहीं होगी कॉन्वेक्स लेंस में कि यहां से लेकर यहां तक इमेज ही बन रही है। ऐसा नहीं पढ़ा अभी तक आपने कभी भी। वन इमेज इज फॉर्म्ड, नन ऑफ द अबव। तो वन इमेज बननी नहीं है भैया, दो बननी है। इसलिए जो है हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। इतना क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेकिंग बोहर रेडियस एज ए नॉट इज इक्वल टू 53 पिकोमीटर। पिको मतलब 10 की पावर -12, या हम लोगों ने जो रटा हुआ है वो क्या है 0.53 एंगस्ट्रॉम, 10 टू द पावर -10। रेडियस ऑफ लिथियम आयन in its ground state on the basis of Bohr's model will be। ग्राउंड स्टेट में लिथियम के लिए आपको बताना है क्या होगा। देखो, अगर बेस रेडियस ये है हाइड्रोजन का, लिथियम के लिए बताना है रेडियस के लिए एक चीज बताओ, रेडियस इन nth ऑर्बिट का फॉर्मूला क्या था? क्या वो n² / z टाइम्स r0 था? r0 हमको बोलो गिवन है, और n क्योंकि कह रहे हैं कि ग्राउंड स्टेट है तो n बराबर 1 हो गया। लिथियम की बात कर रहे हैं तो z बराबर 3 हो गया, और r0 कितना है भैया 53। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा
17 पॉइंट समथिंग आएगा, और ऐसा ऑप्शन हमारे पास एक ही है, तो करेक्ट ऑप्शन इज 18। कुछ समझ में आई बात? अगर ये 54 होता तो 18 दिया 54 हो जाता, तो सीधे सीधे हो जाता 18। लेकिन ठीक है, सबसे क्लोजेस्ट आंसर हमारे पास यही है, सो दिस इज आवर आंसर। एनी डाउट इन दिस? नेक्स्ट, द करेक्ट कर्व बिटवीन फ्रिंज विथ एंड डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट इज। स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस ऑफ फ्रिंज विथ, तो फ्रिंज विथ का पहले फॉर्मूला बताइए क्या होता है, बताओ। फ्रिंज विथ अभी पिछले सैंपल पेपर में आया था, क्या होता है फॉर्मूला? तो फ्रिंज विथ का फॉर्मूला है भैया डी लेमडा बाई स्मॉल डी। बेटा अगर यहां पर इसका और इसका ग्राफ देखा जाएगा तो बीटा इंटू डी शुड बी कांस्टेंट। बोलो यार, देखो ग्राफ का मतलब ये होता है कि अगर हम बीटा और डी के बीच का ग्राफ बना रहे हैं, मतलब बाकी फिर कांस्टेंट है। वैसे भी कैपिटल डी कांस्टेंट होएगा और वेवलेंथ भी कांस्टेंट होएगा, सो बीटा इंटू डी इज कांस्टेंट। और इस तरह का ग्राफ तो एक ही होता है भैया, यही वाला। बोलो, डी बढ़ाएंगे तो बीटा घटेगा, तो ये होगा ग्राफ। इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। शायद मैथ्स में पढ़ा होगा, एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये उस तरह का ग्राफ है, नहीं पढ़ा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इसका आंसर जो है वो बी पार्ट हो गया। कुछ समझ आ रहा है? देखो वैसे भी इतना क्लियर था कि बीटा इंटू डी अगर कांस्टेंट है तो सोचो बीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, डी बढ़ाएंगे बीटा घटेगा, तो ऐसे तो सोच सकते हैं ना। और ऐसा ग्राफ एक ही था जो नीचे की तरफ जा रहा हो, वो बी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर अंडर द एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट इज 0.5 मीटर पर सेकेंड। देयर मोबिलिटी इज, बताओ जरा मोबिलिटी क्या होती है? म्यू इज इक्वल टू, मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है भैया? ड्रिफ्ट स्पीड अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस बार ड्रिफ्ट स्पीड पूछ रहे हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो गिवन नहीं है क्वेश्चन में, हमको गिवन है पोटेंशियल और हमको गिवन है लेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या कोई रिलेशन है? E बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? V बाई एल। तो बस ड्रिफ्ट मोबिलिटी निकालनी है हमको। ड्रिफ्ट स्पीड कितनी दी? ये तो ड्रिफ्ट स्पीड की जगह 0.5 लिख सकते हैं। लेंथ ऊपर जाएगा, लेंथ की जगह 2 लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 220। 1/220, 1/220 को आप अपना सॉल्व कर लो, कर पाएंगे? 1/220 अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, देखो ये 1 हो जाएगा। 1/220 सॉल्व करेंगे तो 5 × 10⁻³ यानी करेक्ट ऑप्शन इज डी पार्ट। कर लेंगे। अगला देखो भाई, अ पॉइंट चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम इज एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एज शोन इन द फिगर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर? मतलब आपसे कह रहे हैं एक स्क्वायर है, इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर ऊपर ये पॉइंट है, यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है, इस चार्ज की वजह से इस स्क्वायर से कितना फ्लक्स पास होगा, दैट इज आवर क्वेश्चन। बताओ भाई कैसे निकालते हो ऐसे में फ्लक्स? यस, मतलब हमारे पास सिर्फ एक इसका कॉन्सेप्ट है, गॉस लॉ। गॉस लॉ कहता है कि कोई गॉसियन सरफेस ऐसा मानो जो चार्ज को इनक्लोज करे, जिसके अंदर चार्ज हो, राइट? तो ये एक स्क्वायर प्लेट है, जरा सोचो ऐसा ही एक स्क्वायर प्लेट अगर मैं यहां अज्यूम कर लूं, सेम ऐसा ही एक यहां अज्यूम कर लिया जाए, और सेम ऐसे ही इधर से कवर कर दें, तो ये पूरा एक क्यूब बन जाएगा। इस क्यूब के अंदर बोलो सेंटर पे अब यहां पर चार्ज रखा हुआ है, पूरे क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा बेटा? गॉस लॉ क्या कहता है? Q/ε0।
गॉस लॉ यही तो कहता है किसी भी गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज होगा उस गॉसियन सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और सोचो किसी भी क्यूब में कितने फेसेस होते हैं? 6। इसी कमरे में देख लो आप, 1 2 3 4 5 6। और किसी एक से पूछा जा रहा है कि भाई नीचे वाली, केवल इस नीचे वाले फेस से कितना फ्लक्स पास होगा, तो दैट इज डायरेक्टली 1/6। तो आंसर इज 1/6 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बोलो क्यू पता है। यहां 5 सेंटीमीटर का कोई यूज नहीं है, तो आप सिंपल 10 माइक्रो अपॉन 6, और इसकी वैल्यू कितनी होती है भाई? 10⁻⁻12। तो बस इसी को यार सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर, हाँ अच्छा माइक्रो है, राइट। वही हम कहें कि बड़ा अजीब सा आ रहा है। तो ये ऊपर जब जाएगा यार तो ये बनेगा 10 × 10⁶ अपॉन 6 × 8.85। अब हो जाएगा। अब इनमें से कोई एक मिल जाएगा, तो मुझे लग रहा है कि ये वाला मिल जाएगा, नहीं ये वाला मिल जाएगा, नहीं डी आ रहा है। इसको डिवाइड हम लोग जब करेंगे तो उसको लगभग मैं 9 मान लूं और इसको मैं 6 मान लूं, तो 6 × 9 जो होता है वो कितना 54 होगा। 10/54 तो होने से रहा, तो 100/54 करना पड़ेगा, यानी 10⁵ बनेगा, और 100/54 करोगे तो 1.8 आएगा। यार यही होना चाहिए। क्यों भाई? हंड्रेड डिवाइडेड बाई 54 1.8, तो 1.8 × 10⁵ हो जाएगा। 1.8 इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 100 × 10⁵, बोलो, और ये लगभग 54 बनेगा, तो बनेगा 1.8 × 10⁵, राइट। सॉल्व किया है इन्होंने? हाँ वही तो, ये होना चाहिए, ये करेक्ट है। 1.8 × 10⁵ होना चाहिए। क्लियर? तो शायद वहां ऑप्शन में एक पॉइंट नहीं लगा है, यहां पर ठीक। सो करेक्ट आंसर कौन सा होगा भाई? डी वाला होगा। ये मिसप्रिंट रहा होगा, या हो सकता है टाइपिंग करने में, पीपीटी बनाने में मिस हो गया हो, सैंपल पेपर में सही गिवन हो, राइट। तो ऐसा भी ठीक है, टाइपिंग में हो सकता हो गया हो। अगला देखो भाई, ये था हमारे, अब असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस आ गए। इसके पहले के सारे क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू थे, वो हम लोगों ने कर लिए। असर्शन रीजन में सबसे पहला क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। किसी भी सोलेनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका फॉर्मूला बताएंगे क्या होता है? B बराबर μ0 N जिसमें N क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। आपसे कह रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये बात सही है, क्रॉस सेक्शनल एरिया तो फॉर्मूले में नहीं आता, उसका तो कोई मैटर है नहीं, राइट। लेंथ, क्या ये लेंथ पर डिपेंडेंट है? मतलब इस फार्मूले के हिसाब से क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ? μ0 N I/L तो है फॉर्मूला, राइट। बट हम ये नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि यहां पर जो स्मॉल n होता है ये उस पर डिपेंडेंट है। स्मॉल n क्या चीज है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, राइट। स्मॉल n पर डिपेंडेंट है, ना कि कैपिटल N और L पर। क्योंकि अगर लेंथ बढ़ेगा तो नंबर ऑफ टर्न्स भी बढ़ेंगे, लेंथ 2 गुना होगा तो नंबर ऑफ टर्न्स भी 2 गुना हो जाएंगे। 1 मीटर में अगर 100 टर्न्स हैं तो 2 मीटर में 200 टर्न्स हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली वो रेशियो तो सेम ही रहेगा,
बोलो यार। तो वो इंडिविजुअली एन और एल पर डिपेंड नहीं कर रहा, वो स्मॉल एन पर डिपेंडेंट है। दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज, मतलब फर्स्ट असर्शन स्टेटमेंट इज राइट। रीजन देखो, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म, तो ये भी बात सही है भैया। अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है। सो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हुआ, बी वाला। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन का असर्शन से कोई खास लेना देना नहीं था। यूनिफॉर्म होता है, ये बात बिल्कुल सही है, बट वो जस्टिफाई इस चीज को नहीं कर रहा है कि भाई एरिया पर डिपेंडेंट नहीं है, तो एरिया तो हटाओ, फॉर्मूले में नहीं आता। लेकिन लेंथ के लिए उनको ये बात एक्सप्लेन करना चाहिए था कि भाई लेंथ बढ़ेगा तो नंबर ऑफ टर्न्स भी बढ़ेंगे, ओवरऑल स्मॉल एन कांस्टेंट हो जाएगा। अगर ये बात रीजन में लिखी होती तो मैं ए लिखता। समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट, चार्ज ऑन ऑल कंडेंसर्स कनेक्टेड इन सीरीज इज सेम। कंडेंसर मतलब कैपेसिटर। कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ा जाए तो चार्ज सेम होगा। ये स्टेटमेंट सही है? सही है, क्योंकि सीरीज का मतलब ही यही है कि चार्ज इज सेम, करंट इज सेम। नहीं समझ में आई बात? रेजिस्टर्स को सीरीज में जोड़ा जाए तो कॉन्सेप्ट क्या है, करंट इज सेम। चार्ज को जोड़ा जाए, मतलब कैपेसिटर को जोड़ा जाए तो चार्ज इज सेम, चार्ज विल बी सेम इन बोथ। फिर कह रहे कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन इट। कह रहे कैपेसिटेंस चार्ज पर प्रोपोर्शनल होता है, सी प्रोपोर्शनल टू क्यू। इज दिस करेक्ट? रॉन्ग, सी प्रोपोर्शनल टू वी होता है। बोलो यार, क्यों भाई? इनफैक्ट ये भी नहीं होता है, क्यू प्रोपोर्शनल टू वी होता है, और ये प्रोपोर्शनलिटी हटता है, कांस्टेंट आता है, दैट कांस्टेंट इज सी। कैपेसिटेंस जो होता है किसी भी कैपेसिटर का, दैट इज एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। बोलो यार, कैपेसिटेंस जो है वो एरिया पर, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। स्फेरिकल कैपेसिटर है तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यानी सिर्फ रेडियस पे डिपेंड करता है। बोलो यार, चार्ज से उसका कोई लेना देना, दैट मींस रीजन इज रॉन्ग। तो असर्शन इज ट्रू but reason is false, so it should be C. Next, when we produce charge q1 on a body by rubbing it against another body which gets a charge q2 in this process, then q1 and q2 is equal to 0. Charge on an isolated system remains constant. तो ये तो बिल्कुल सही बात है। assertion के बारे में क्या ख्याल है? कह रहे when we produce a charge q1 on a body by rubbing it against another body which gets a charge q2 in the process, then q1 plus q2 is equal to 0. रब किया गया है तो इसी में से ही तो इसमें ट्रांसफर हुआ, जितना इसमें पॉजिटिव उतना ही इस पे नेगेटिव, तो नेट कितना, यानी कि दिस इज ऑल्सो राइट एंड रीजन इज ऑल्सो करेक्ट। दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम में नेट चार्ज हमेशा कांस्टेंट होता है। अगर इनिशियली सिस्टम अनचार्ज था तो चार्ज 0 था, तो फाइनली भी वो 0 ही होगा। दैट मीन्स अवर ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट, अब आ गए हम लोग सेक्शन बी में। सेक्शन बी का सबसे पहला क्वेश्चन देखो। द फिगर शोज ट्रैक्स ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल्स इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, गिव साइन ऑफ द 3 चार्जेस। साइन बता दो, बोलो। ऑब्वियस है, बोलो यार। जो पॉजिटिव की तरफ जाए वो, और जो निगेटिव की तरफ जाए वो पॉजिटिव है, सीधी सी बात है, राइट? तो पहला तो सिंपल था। विच पार्टिकल हैज हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो, Q बाई M रेशियो किसका ज्यादा होगा? क्यों? तो यस 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 राइट। बाकी लोगों को समझ में आया क्या बोल रहे हैं? डिफ्लेक्शन जो होता है जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है, जैसे मान लो ये पॉजिटिव प्लेट है जैसा डायग्राम में हमें गिवन है, और ये निगेटिव प्लेट है, और हम लोग कोई चार्ज क्यू चार्ज यहां एंटर कराएं, तो वो क्यू चार्ज ऐसे मूव करता है।
तो ये जो Q चार्ज है इसने T टाइम में, चेक करो, T टाइम में यहां से यहां X डायरेक्शन में मूव किया होगा और इतना मूव किया Y डायरेक्शन में, तभी तो फाइनली यहां पे पहुंचा है। बोलो यार। और अगर इस Y का डेरिवेशन किया जाए तो वो डेरिवेशन में 1/2 Q/m x/v का होल स्क्वायर आता है। ये बात सही है। देखो, अगर कोई भी चार्ज इस रीजन में एंटर करेगा, घुसते ही बोलो इस चार्ज पर एक फोर्स डाउनवर्ड लगेगा, उसकी वैल्यू है QE लगेगा। दिस फोर्स इज इन Y डायरेक्शन, सो व्हाट इज नेट फोर्स इन X डायरेक्शन? 0। X डायरेक्शन में कोई फोर्स यहां पर, घुसते ही फोर्स किधर लगेगा? Y डायरेक्शन में। भाई ये लगेगा कि नहीं पहले तो ये बता दो। लगेगा ना। कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा तो उस पर फोर्स लगेगा QE, वो भी पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। फील्ड किधर है? पॉजिटिव से निगेटिव नीचे की तरफ, तो फोर्स भी किधर रहेगा? नीचे की तरफ, राइट। तो जैसे ही अंदर घुसेगा बोलो फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। क्लियर? तो इसका मतलब ये रहा कि सर X डायरेक्शन का फोर्स 0 है, मतलब X डायरेक्शन का मोशन कैसा हुआ? यूनिफॉर्म। Y डायरेक्शन का फोर्स है सर QE के बराबर, विच इज इक्वल टू MA। तो MA अगर QE है तो एक्सेलरेशन कितना हुआ? QE/m। और जरा सोचो, Y डायरेक्शन का अगर मैं डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछ रहा हूं तो क्या आप लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन तब लगता है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, और यहां पर है कांस्टेंट Y डायरेक्शन में, ये तो 0 है। इसमें सिर्फ एक फॉर्मूला होता है, कौन सा? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि डिस्टेंस x बराबर स्पीड मल्टीप्लाइड बाई, सिंपल है तो, राइट। यहां पर जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तब इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात होती है, और 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ रखी हैं, जिसमें अगर सेकंड वाली लगा दी जाए ut + ½ AD², तो इसका मतलब जरा समझो, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी बट इन y डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, जो कि 0 है क्योंकि हमने तो इधर फेंका था, हमने तो x डायरेक्शन में फेंका था, y डायरेक्शन में तो कोई वेलोसिटी नहीं दी हमने इसको, तो ये वेलोसिटी बोलो 0 था। हाफ एक्सेलरेशन कितना है? QE/m इंटू t², और t क्या है? x/v। तो आप लोगों को ये पढ़ाया गया है कि पाथ ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड या ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसमें सेम ऐसे ही आपको डिराइव करवाया था 1/2 Q/m E x² / v²। और जरा चेक करो, Q/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। बोलो यार, जिस चार्ज का डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा है, y मतलब डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, तो y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट जिस चार्ज का सबसे ज्यादा हो उसका Q/m सबसे ज्यादा होगा, यानी कि साफ साफ दिख रहा है कि Q/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? बोलो यार। तो आंसर कौन सा हुआ? थर्ड वाला। थर्ड वाले का जो डिफ्लेक्शन है, क्योंकि सबसे ज्यादा दिख रहा है, इसलिए E/m रेशो यानी Q/m रेशो उसी का सबसे ज्यादा होगा, राइट। इसका मतलब एक चीज आप सबको जो रिवाइज करना है वो ये है कि ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आप सबको रिवाइज करना चाहिए, राइट। क्योंकि आप लोग भूल गए हैं, एक को छोड़ के बाकी सब भूल गए हैं, तो उसको आप लोग रिवाइज करिए। अगला देखो, वाई इन नेचुरल यूरेनियम रिएक्टर हैवी वाटर इज प्रिफर्ड एज मॉडरेटर ओवर ऑर्डिनरी वाटर। कह रहे हैं कि हैवी वाटर को प्रिफर किया जाता है। हैवी वाटर होता है D2O और ऑर्डिनरी वाटर होता है H2O। कह रहे हैं कि जब यूरेनियम रिएक्टर की बात करते हैं तो आप हैवी वाटर को प्रिफर करते हैं इन कंपैरिजन टू नॉर्मल वाटर। क्यों ऐसा बताइए? नॉर्मल वाटर जो होता है उसमें हाइड्रोजन होता है, और हाइड्रोजन न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है। हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करने का नेचर होता है।
अगर मैं आपको वो रिएक्शन याद दिलाऊं जिस रिएक्शन की बात कर रहे हैं यूरेनियम रिएक्टर की, तो वो है न्यूक्लियर फिजन। यूरेनियम पर जब एक न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग कराते हैं तो ये किसमें कन्वर्ट होता था? बेरियम और, क्यों भाई, बेरियम और क्रिप्टन में। क्रिप्टन को किससे डिनोट करते थे? के आर से। और इसके साथ साथ 3 न्यूट्रॉन्स और बनते थे। बोलो यार, एक न्यूट्रॉन रिएक्टेंट में था और प्रोडक्ट में कितने न्यूट्रॉन्स बने? 3। अब ये 3 न्यूट्रॉन फिर से एक एक यूरेनियम एटम से जाके टकराएंगे और फिर से 3 3 3 9 बनाएंगे न्यूट्रॉन्स। फिर वो 9 27 बनाएंगे, 27 से और बढ़ेगा रिएक्शन, तो रिएक्शन बहुत तेजी से बढ़ता है। क्लियर है? तो यहां पर होता क्या है कि अगर आप नॉर्मल वाटर को यूज करोगे तो वो नॉर्मल वाटर इस रिएक्शन में जो ढेर सारे न्यूट्रॉन्स आ रहे हैं उनको एब्जॉर्ब ही कर लेगा पूरी तरीके से, राइट? तो जब एब्जॉर्ब कर लेगा तो न्यूट्रॉन्स गायब हो जाएंगे, तो रिएक्शन हमारी काफी हद तक जो है वो सिमट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी रिएक्शन का रेट, राइट? और हैवी वाटर का जो नेचर है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता न्यूट्रॉन्स को, सिर्फ स्लो कर देता है। जब न्यूट्रॉन्स की एक्टिविटी को वो स्लो कर देता है तो रिएक्शन थोड़ा सा हमारे कंट्रोल में आ जाती है। अदरवाइज ये रिएक्शन अनकंट्रोलेबल हो जाती है, क्योंकि न्यूट्रॉन्स इतना तेजी से बढ़ते हैं कि हम उसको संभाल नहीं पाते, और संभाल नहीं पाएंगे तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में ब्लास्ट हो सकता है। मतलब बड़ी रिएक्शंस है, इनमें बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, राइट? तो वो कंट्रोल्ड रिएक्शन हो तो ज्यादा अच्छा है। क्लियर है? इसलिए हम D2O को प्रिफर करते हैं इन कंपैरिजन टू H2O। अगला बेटा, कंट्रोल रॉड्स आर यूज्ड टू कंट्रोल द रिएक्शन रेट। तो कंट्रोल रॉड्स जो है हम लोग यूज करते हैं जस्ट टू एब्जॉर्ब सम न्यूट्रॉन्स। जब रिएक्शन में बहुत ज्यादा न्यूट्रॉन्स हो जाते हैं तो अब स्लो करने से काम नहीं चलेगा, अब उसमें कंट्रोल रॉड्स को डिप करा दिया जाता है, और वो कंट्रोल रॉड्स क्या करती हैं, कुछ न्यूट्रॉन्स को सीधे सीधे एब्जॉर्ब कर लेती हैं। जब एब्जॉर्ब कर लेंगी, जब न्यूट्रॉन ही गायब हो जाएगा तो रिएक्शन का रेट अपने आप डाउन हो जाएगा और रिएक्शन जो है वो थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाएगा, राइट? तो इसमें एक एक नंबर में आपको इसको एक्सप्लेन करना होगा। ये आपका जो आखिरी चैप्टर था न्यूक्लियाई, उसमें एक टॉपिक है न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक? तो न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में ये है। वैसे सिलेबस में इस बार न्यूक्लियर रिएक्टर लिखा नहीं है कि आपको न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ना है, राइट? तो थोड़ा सा आप नजर मार लो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस पर, ठीक? अभी सैंपल पेपर्स में ऐसे क्वेश्चंस आते जाएंगे तो उनकी बात हम लोग कर लेंगे, राइट? जितने यहाँ सैंपल पेपर में आपको मैं उसमें करा दूंगा वही उतना आप दिमाग में रखो। अब जैसे हैवी वाटर इनकी बात हमने किया, ये आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है? अगर आएगा तो फिर ऐसा ही कुछ आएगा, इसके बाहर ज्यादा आएगा नहीं, क्योंकि है नहीं, लिखा नहीं है आपके सिलेबस में, राइट? अगला क्वेश्चन देखो क्या है। टू हीटर्स मार्क्ड 120 वोल्ट एंड 300 वाट एंड 120 वोल्ट एंड 600 वाट, यानी एक का पावर है 300 वाट, एक का है 600 वाट। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 120 वोल्ट डीसी सप्लाई। 120 वोल्ट से इनको जोड़ा गया है। फाइंड करंट इन द सर्किट। करंट बताइए क्या होगा। दो हीटर्स को बेटा जोड़ा गया है, एक हीटर ये मान लो, एक हीटर ये मान लो, और दोनों को डीसी सप्लाई से जोड़ा है। 120 वोल्ट का डीसी सप्लाई है। क्या आप इन दोनों का रेजिस्टेंस मुझे बता सकते हैं? भैया इसका वोल्टेज हमें पता है और इसका पावर पता है। P बराबर V² अपॉन R होता है, बोलो। तो R बराबर V² अपॉन P। V² मतलब 120 का स्क्वायर अपॉन पावर 300, सही है? ये आया पहले का रेजिस्टेंस, राइट? 120 स्क्वायर अपॉन 300, और ये बनेगा बेटा 120 स्क्वायर अपॉन 600। बोलो भाई, तो ये दोनों का रेजिस्टर आ जाएगा। अगर दोनों का रेजिस्टेंस आ जाएगा तो क्या टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा R1 प्लस R2। टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा, सेल पता है तो क्या करंट आ जाएगा यूजिंग ओम्स लॉ। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू को देखते हैं। 120 का स्क्वायर बाई 300 कितना है? 120 स्क्वायर बाई 300 कितना है? 48, और ये कितना है? 24, यानी कि ये आया 48 ओम और ये आया तुम्हारा 24 ओम। अब तो आसान है, 48 और 24 कितना आएगा?
72 ओम, राइट। और वोल्टेज 120, तो 120 बटे 72, 120/72, दैट विल बी करंट। आ जाएगा, जो भी आए। विच हीटर विल प्रोड्यूस मोर हीट, कौन सा हीटर ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा भैया? हीट का फॉर्मूला होता है I²RT। बोलो, दोनों का I पता है, दोनों का R पता है, T टाइम है। वैसे भी I²R जो होता है वो पावर होता है, जिसका पावर ज्यादा, पावर किसका ज्यादा? 600 वाट वाले का। 600 वाट वाला ज्यादा हीट जनरेट करेगा, सीधी बात है। ये तो वैसे भी डेली लाइफ में देखते हो, जो बड़ा जो हीटर ले आओगे, ज्यादा वॉटेज होगा जिसका, तो वो ज्यादा हीट करेगा, ऑब्वियस सी बात है, राइट। तो इसका मतलब ये देखो, 120/72 सॉल्व किया 1.7 एम्पियर, और ज्यादा हीट कौन करेगा? पहला वाला। हीट प्रोड्यूस इन 300 वॉट इज मोर देन 600 वॉट। अच्छा जी, I²R की वैल्यू जो हम लोगों ने निकाला, एक मिनट, I करंट की वैल्यू आई है 1.7, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहां पर मामला बदल गया। क्या बदल गया? बताओ भाई, क्या गड़बड़ हुआ? किस चीज पर ध्यान नहीं दिया हम लोगों ने? लॉजिक तो हमने सही लगाया कि पावर जिसका ज्यादा, वो ज्यादा हीट जनरेट करेगा, सही है। लेकिन जो हम लोगों ने जिस चीज पर ध्यान नहीं दिया वो ये था कि दोनों को सीरीज में जोड़ा गया है। हम लोगों ने क्या कंपेयर कर लिया कि भैया एक 300 वाट वाला है, इसको जोड़ दिया 120 वोल्ट से, 120 वोल्ट से जोड़ दिया गया। एक दूसरा 600 वाट वाला, इसको जोड़ दिया गया 120 वोल्ट, दोनों को अलग अलग जोड़ा। जब अलग अलग जोड़ोगे तो कौन ज्यादा हीट जनरेट करेगा? सीधी बात है, 600 वाट वाला। लेकिन यहां पे मामला क्या है? सीरीज में जोड़ा है। जब तुम सीरीज में जोड़ोगे तो एक चीज सोचो, क्या दोनों का इंडिविजुअल पावर अब वैसे ही रहेगा? नहीं, इंडिविजुअल पावर चेंज हो जाएगा। पावर का फॉर्मूला क्या मैंने लिखा? I²RT। और जरा चेक करो, I करंट दोनों में सेम है या अलग अलग है? करंट की वैल्यू हम लोगों ने निकाला 1.7 एम्पियर। पहले वाले का रेजिस्टेंस कितना है? 48, और टाइम तो दोनों का सेम ही रहा होगा। ये है H1, और H2 कितना है बेटा? 1.7 स्क्वायर इंटू 24 इंटू टी। अब आप ये इतना ही देख के बता दो, H1 ज्यादा या H2 ज्यादा? H1 ज्यादा। इनफैक्ट H1 इज डबल ऑफ H2। बोलो यार, इसका मतलब हीट किसमें जनरेट होगा? पहले वाले में। तो फिजिक्स है भाई, जरा सी नजर हटी, दुर्घटना घटी तुरंत। क्वेश्चन गलत होना है, इसलिए बहुत ध्यान से, बहुत कंसंट्रेशन के साथ एक एक क्वेश्चन, एक एक पॉइंट पर ध्यान होना चाहिए। जरा भी कंसंट्रेशन लूज हुआ, क्वेश्चन गया, राइट। और सबके साथ है, कोई ऐसा नहीं है कि केवल बच्चे ही गलत करेंगे। देख लो तुम्हारे सामने ही है, क्वेश्चन में जरा सा ध्यान नहीं दिया, वह तुरंत गलत हो गया, राइट। तो बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं इसमें। टू कंडक्टिंग वायर्स, अब ऑप्शनल क्वेश्चन पे आ जाओ। ऑप्शनल है, टू कंडक्टिंग वायर्स एक्स एंड वाई आर शोन बिलो। वो दो वायर्स दिख रहे हैं भैया। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वाई इज 3 टाइम्स दैट इन एक्स। यानी कि अगर इसमें n इलेक्ट्रॉन्स है तो इसमें कितने हैं? 3n। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वाई इज 3 टाइम्स दैट इन x. These are joined in series across the battery. Find the ratio of the drift speed of the electrons in the two wires. ड्रिफ्ट स्पीड का बताना है भाई। ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, वैसे तो ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला ये होता है E/m इंटू टाउ, ये होता है। लेकिन खुद बताओ आप लोग, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है? क्या पूरे क्वेश्चन में रिलैक्सेशन टाइम की कहीं बात की गई है? तो फिर ये फॉर्मूला काम में आने वाला नहीं है, ये इररिलेवेंट हो गया यहां पर। तो यहां पर दूसरा एक ही फॉर्मूला हमारे पास है जो कुछ काम में आ सकता है, I बराबर NEA/VD। तो ड्रिफ्ट स्पीड जो होता है VD, दैट इज इक्वल टू I/NEA। अब इफ दे आर जॉइंट इन सीरीज, है ना,
सीरीज में अगर हम जोड़ देंगे तो भैया करंट तो दोनों में सेम हो जाएगा। और एन ई ए, ई तो चलो ठीक है, एन, एन क्या होता है? नंबर डेंसिटी। वो नंबर डेंसिटी पे डिपेंडेंट होएगा, और दूसरी चीज किस पे डिपेंडेंट होगा? एरिया पर डिपेंडेंट होगा। तो आप चेक कर सकते हैं यहां से, ड्रिफ्ट स्पीड इन फर्स्ट अपॉन ड्रिफ्ट स्पीड इन सेकेंड, यही रेशियो तो चाहिए। करंट सेम है, सो वी कैन राइट N2 A2 अपॉन N1 A1। क्या ये सही है? बोलो भाई। बेटा N2 जो है दैट इज 3 टाइम्स, तो NN कटेगा, 3 आ जाएगा। A2 बाई A1 कितना होगा? इसका डायमीटर अगर D है तो इसका डायमीटर 2D है, यानी इसका एरिया अगर A होगा तो इसका डायमीटर अगर डबल तो एरिया 4 टाइम्स। क्यों 4 टाइम्स? क्योंकि एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई डी स्क्वायर बाई 4 होता है एरिया, राइट? तो जब डायमीटर को डबल करोगे तो डी स्क्वायर होगा, सो दैट विल बिकम 4 टाइम्स, तो एरिया विल बिकम 4 टाइम्स। सो दैट इज, है ना, A2 बाई A1 4 हो जाएगा, दैट मीन्स 12। ये रेशियो कितना आ जाएगा? 12। दिस रेशियो इज 12:1। कुछ समझ में आई बात? कोई डाउट हो बताओ भाई। देखो अप्रोच ही पकड़ना है आपको कि क्या सोच के क्या कर रहे हैं, राइट? राइट द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम इट। तो बड़ा सिंपल है, किसी भी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितनी होती है? 1 अपॉन 4πε0 Q बाई R स्क्वायर। और पोटेंशियल कितना होता है? 1 अपॉन 4πε0 Q बाई R। तो ये आपको एक्सप्रेशन लिखना है यार, सीधे सीधे फॉर्मूला लिखना है। सो ग्राफिकली द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद R एंड पोटेंशियल विद R। तो ये कैसे आएगा भैया? बोलो यार, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताओ। 1 अपॉन 4πε0 Q बाई R स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर एंड पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ग्राफ दोनों का ऐसा ही रहेगा, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा दोनों के स्लोप में, बाकी सब सेम। तो देखिए कुछ ऐसा होगा। तो मैं आपको सजेस्ट, देखो इतना बारीकी से तुम नहीं बनाओगे ना, तुम बना पाओगे, राइट? तो मेरा सजेशन ये है कि एक ही में दोनों बनाने की बजाय दोनों अलग अलग बनाइए, और उसमें साफ बनाना हमें दोनों में एक ही जैसा है। इसमें भी मैं ऐसे ही बनाऊंगा, उसमें भी मैं वैसे ही बनाऊंगा, बस उसमें लिखूंगा E प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर, और दूसरे वाले लिखूंगा V प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर है। अगर सेम में बनाओगे तो टीचर गड़बड़ कर सकता है, अगर उसको ये चीज आती होगी तो, राइट? अलग अलग बनाओगे तो उसको काटने का कोई चांस नहीं, क्योंकि तुमने साथ साथ लिख दिया है कि कहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर और कहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। सेम में बनाने पे फिर ये कंपैरिजन दिखाना पड़ेगा, फिर दोनों में अंतर क्या है, राइट? तो इतना ज्यादा बारीकी में तुम्हें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है आज का। डायमीटर ऑफ अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज 6 सेंटीमीटर एंड इट्स थिकनेस इज 4 mm. What is the focal length of the lens if refractive index of the glass is 1.5? देखो पिछली क्लासेस में भी एक कोई क्वेश्चन था प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का, और वहां पर भी हम लोगों ने फॉर्मूला यूज किया था। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का भैया ये वाला थिकनेस दे रहे हैं बेटा पहले तो, राइट? थिकनेस कितना दे रहे हैं? 4 mm। और आपको रेडियस, डायमीटर पता है, मतलब रेडियस पता है, रेडियस आपको पता है, ठीक है? फोकल लेंथ की बात कर रहे हैं, तो देखो 1/f जो होता है दैट इज n-1, 1/r1 माइनस 1/r2। एक रेडियस तो बोलो इनफाइनाइट हो जाएगी, तो गई 1/r यानी 1/3 हो सकता है। ये हमें बोलो पता ही है 1.5, तो 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई
3 सेंटीमीटर। इसको रख के हम सॉल्व कर सकते हैं, एफ की वैल्यू आ जाएगी। बोलो यार, सही है। अब इसी में अगर, लेकिन जो हम लोगों ने अभी सॉल्व किया उसमें हमने थिकनेस का कोई यूज नहीं किया, राइट। अब अगर इसमें हम ज्यादा दिमाग लगाएं थोड़ा सा, ये देखो, ये है 4 mm, राइट, दिस इज 4 mm। रेडियस जो गिवन, जो डायमीटर गिवन है, कई बार डायमीटर का सेंस ये होता है, ये गिवन होता है, राइट। अगर इसको मैं डायमीटर मान रहा हूं तो बोलो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। बोलो यार। और अब इस डायग्राम को अगर मैं कंप्लीट करूंगा तो यहां कहीं पर इसका बोलो सेंटर होगा, यहां से हम लोग इसको मिलाएंगे, ये है 3 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर, और पूरा क्या है, रेडियस। नहीं समझ में आई बात? बोलो यार, ये पूरा क्या है, रेडियस है, तो क्या ये R-4 है? अब ये mm को बदलेंगे उसमें, ठीक है, तो R-4/10 हो जाएगा, समझ रहे हो ना, सेंटीमीटर में। और ये भी क्या है, रेडियस, है ना। तो मैं यहां पे पाइथागोरस लगाऊंगा, रेडियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस R-4/10 का। क्या ये समझ में आ रहा है? इससे पहले क्या निकालेंगे, R, और फिर उस R को यहां पे रखेंगे। तो ये भी टीचर एक्सपेक्ट कर सकता है आपसे, राइट। अब ये डिपेंड करता है, अगर हमारा ये क्वेश्चन वैसे तो 2 नंबर का है, तो मेरे हिसाब से तो यही करना चाहिए हमें, और हमें इसमें कुछ ज्यादा फालतू दिमाग हमें ये नहीं, मतलब ये आसान वाला जो बताया था वही करना चाहिए। लेकिन 3 नंबर में अगर आता है तो फिर हमें भी दिमाग लगाना चाहिए कि यार कोई डेटा दिया है तो कुछ तो कारण होगा, राइट। तब हम उसमें ज्यादा दिमाग लगाएंगे। क्लियर? 1 नंबर 2 नंबर में है तो ये वाला करना, 3 नंबर में तुम्हें दिखाई पड़ रहा है तो ये वाला काम करना। ये चीज समझ में आई कि नहीं? क्या हुआ यहां, हमने सिंपल क्या किया, जो मैथ्स में काम करते हैं ना वो वाला काम कर दिया। मैथ्स में ऐसे ही होता है, ये दिया वो दिया, ये वाली डिस्टेंस निकालो। ये आप लोगों ने, क्या चैप्टर का नाम होता है इसका, इस तरह के जो पढ़ते हैं हम लोग मेंसुरेशन में, या इस तरह के चैप्टर्स जिसमें सर्कुलर का होता है, कॉर्ड वर्ड पढ़ाया जाता है, वहां पे इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस कराए जाते हैं मैथ्स में। तो ये टिपिकल मैथ्स वाला काम हो गया, मतलब फिजिक्स का क्वेश्चन कम और मैथ्स का क्वेश्चन ज्यादा बन गया अगर मैं डायमीटर मान लूं इसको, राइट। तो ऐसा भी एक्सपेक्टेशन आपसे हो सकता है फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। समझ में आ गया? दोनों मेथड समझ में आ गए, राइट। नेक्स्ट पार्ट देखो क्या है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, किसमें इन्होंने ये वाला किया है, सैंपल पेपर में जो सोल्यूशन दिया है वो ये वाला दिया है, बट वी कांट 100% रिलाई ऑन एनी सैंपल पेपर। 100% डिपेंडेंसी मत रखिएगा, अपना दिमाग आप यूज नहीं करेंगे तो ये गलत करा देगा। बहुत जगह पे इसमें गलतियां हैं, राइट। इसीलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि गलतियां पता चलती रहें, क्योंकि सेम क्वेश्चन को पिछले सैंपल पेपर में हम लोगों ने ऐसे किया था, सिंपल। वहां तो तुमने डायमीटर नहीं दिया, बोलो यार, और यहां पर इस वाले में आप ज्यादा दिमाग आपने लगा दिया कि हम ये डायमीटर मानेंगे, ठीक है। तो दोनों मेथड्स हैं, इसीलिए मैंने आपको साफ बोला कि जब नंबर ज्यादा हो तो समझ जाना है कि इसमें भी ज्यादा कलाकारी उम्मीद कर रहे हैं हमसे। 3 नंबर में दिया है तो भाई फिर दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा, तो हम फिर ये वाला काम करेंगे। 2 नंबर 1 नंबर में देंगे तो फिर हम सिंपल लगाएंगे, उसमें फिर फालतू दिमाग हम नहीं लगाएंगे, राइट। फिलहाल ये देखो, स्क्रीन इज प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कितना है, 90 सेंटीमीटर। द इमेज इज ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन by convex lens at 2 different positions separated by 20 centimeter. Determine focal length of the lens. ये बेटा मान लो ऑब्जेक्ट है और यहां पर स्क्रीन है, यानी कि ये इमेज है, एंड लेट अस सपोज हमने लेंस यहां पर यूज किया था, ठीक। तो इससे लाइट निकली होगी, यहां पर इमेज फॉर्म हो गई होगी, राइट।
सेकंड केस में इमेज फिर से वही बन रही है, यहां पे फिर से वही ऑब्जेक्ट है, लेंस को कहीं और रखा गया और फिर से इमेज वहीं पे बनी। क्वेश्चन में यही बोला गया, पढ़ो। स्क्रीन इज प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है, ये स्क्रीन है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 90 सेंटीमीटर। द इमेज इज ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन बाय कॉन्वेक्स लेंस एट टू डिफरेंट लोकेशंस सेपरेटेड बाय 20 सेंटीमीटर। इमेज कहां पर ऑब्टेन हुई है? स्क्रीन पर। चेक करो, इमेज इज ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, यानी दोनों बार इमेज कहां बनी है? स्क्रीन पर। बाई कॉन्वेक्स लेंस एट टू डिफरेंट लोकेशंस सेपरेटेड बाई 20, यानी कॉन्वेक्स लेंस की जो दो पोजीशंस हैं उनके बीच का डिस्टेंस कितना है? सो दिस डिस्टेंस इज 20 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। समझ में आ रहा है भैया? ये डिस्टेंस बोलो u रहा होगा और ये वाला v रहा होगा, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन u प्लस v, इनफैक्ट मॉड ऑफ u प्लस मॉड ऑफ v कितने के बराबर है? मॉड क्यों लगाया? क्योंकि पिछले वाले सैंपल पेपर में भुगत चुके हैं, वहां भी कुछ ऐसा ही था, याद करो। वहां भी दो लेंस के बीच का डिस्टेंस गिवन था, याद करो। जब डिस्टेंस की बात करते हैं, चैप्टर रे ऑप्टिक्स होता है, साइन कन्वेंशन होता है, तो वहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस से मतलब है, साइन से मतलब। भैया अगर बीच का डिस्टेंस मैं कह रहा हूं 90 है, अब तुम बोलोगे नहीं नहीं सर यू तो निगेटिव ही होता है। बोलो यार, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन यू इज ऑलवेज निगेटिव। अगर यू को निगेटिव ले लोगे और प्लस वी करोगे तो कभी भी 90 आएगा ही नहीं। बोलो यार, तो वो तो मामला फिर गड़बड़ा जाएगा, इसलिए आज हमने पहले ही मॉड लगा लिया, दिमाग क्लियर होना चाहिए। फिर कह रहे हैं कि अब हमने इस बार लेंस को थोड़ा आगे खिसका के रखा, डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, और फिर से इमेज वही बन रही है। यार इमेज सेम पोजीशन पे सिर्फ दो कंडीशन में बन सकती है, या तो ऐसे, या तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस v हो जाए और इमेज डिस्टेंस u हो जाए, तब यही दो केसेस है। बोलो यार, क्योंकि फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? 1/v माइनस 1/u। उसमें भी क्या लगेगा? जब मॉड मैथ्स में ओपन करते हो तो याद करो, पॉजिटिव निगेटिव दोनों वैल्यू सिखाई गई है मॉड में। मॉड x का मतलब होता है x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, माइनस x व्हेन x इज लेस देन, पढ़ा होगा। मॉड मतलब दोनों वैल्यू, तो इसीलिए मैं बार बार मॉड लगा रहा हूं, राइट। यानी कि ये v पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, यानी कि दे मे बी इंटरचेंज्ड। एक बार यहां u रखोगे तो इमेज v पे बनेगा, जब ऑब्जेक्ट v पर होगा तो इमेज, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन u प्लस v इज 90। और जरा ध्यान से देखना, ये कितना है? ये v, ये कितना है? तो ये कितना बचा, और वो v माइनस यू कितना है? यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन v माइनस यू इज, v प्लस यू इज 90, v माइनस यू इज 20। तो क्या सॉल्व करके v और u दोनों आ जाएगा? अगर दोनों आ जाएगा तो f आ जाएगा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। बोलो यार, यही हमसे यहां पर पूछा गया है। तो फिलहाल जो पहला वाला क्वेश्चन था उसमें देखो सारी वही कलाकारी कर ली, ठीक। और सेकंड जो अभी हमने किया, u प्लस वी 90 है, u माइनस वी 20 है, उसको सॉल्व करेंगे, फोकल लेंथ हमारा 21.4 सेंटीमीटर के आसपास आ जाना है। क्या ये बात समझ में आई? राइट। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर कहां तक आ गए? क्वेश्चन नंबर 23 तक हमने कर लिया, टोटल 35 यानी 12 क्वेश्चंस रह गए हैं। वी विल डिस्कस दिस इन नेक्स्ट क्लास।